गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो पे कंटिन्यूटी को स्टार्ट करते हुए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन, ऑन टेम्परेचर, ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, ऑन द कैटलिस्ट या ऑन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोग ने डिस्कस किया था जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे थे। अब वन बाय वन कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो हम डिपेंडेंस ऑफ द रेट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे पहले डिस्कस करेंगे, फिर टेम्परेचर पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चे इस कंसंट्रेशन टर्म पे जब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो आज हम लोग तीन नए फैक्टर्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज रेट लॉ, सेकेंड वन इज रेट कांस्टेंट एंड थर्ड वन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे ये नई टर्मिनोलॉजी हम लोग ओरिजिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर, यानी रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इज इट क्लियर? तो लास्ट इक्वेशन में हम लोग ने डिस्कस किया था कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगा और जैसे जैसे रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन का इंक्रीज होगा। क्लियर? तो ये वाला ग्राफ जो इंक्रीजिंग फैक्टर का है ये है प्रोडक्ट के लिए, और ये जो डिक्रीज कर रहा है दैट इज रिएक्टेंट। इसमें हमने किसका किसके साथ किया है? चूंकि रेट की बात करते हैं तो रेट यानी विद रिलेटेड विद टाइम, और क्या चीज टाइम के साथ चेंज हो रही है? कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर? तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन विच वी स्टडी decreasing order shows reactant graph and increasing shows product graph. क्लियर? तो ये हम लोगों ने डिक्रीज कराया, ये आया। क्लियर? और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन वाज फर्स्ट स्टडीड बाय गोल्डबर्ग एंड वॉगे, जिसे हमने लास्ट ईयर लॉ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ा, लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तब वहाँ पर पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन के फॉर्म में। कुछ रिकॉल हुआ आपका लॉ ऑफ मास एक्शन कि अगर एक जनरल इक्वेशन हम ले A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग आउट प्रोडक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर रिएक्टेंट डिक्रीज है तो प्रोडक्ट इंक्रीज है। यानी अगर हम केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेक कर लें तो हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ rate is directly proportional to the concentration of A and stoichiometric factor goes to the power form. Clear? ये जो हमने आपको A और B लिखा, या अब जब हम इक्वेशन आपको दे रहे हैं तो हम लिख सकते थे rate is directly proportional A to the power X and B to the power Y. ये जो पावर लिखी है बच्चा, ये भी हमने स्टाइकोमेट्रिक लिखी है, लेकिन पहली वाली इक्वेशन में और दूसरी वाली इक्वेशन में डिफरेंस कहाँ है कि पहली वाली इक्वेशन हमने थ्योरेटिकली ऑब्जर्व करी है कि जो हमें दिख रहा था हमने उसी को पावर फॉर्म में लगाया, लेकिन सेकेंड इक्वेशन को जब हमने रिप्रेजेंट किया तो हमने कुछ पावर्स में चेंज कर दिए, यानी पूरा का पूरा ए बी की जगह एक्स और वाई लिखा, क्योंकि ये हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्जर्व हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा कहता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना कंसंट्रेशन हम ए और बी का लेकर चल रहे थे स्टार्टिंग में वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब हो भी सकता है मे और मे नॉट बी। जैसे हम लोग अपनी क्लास में अगर 10 बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं बेटा, तो हो सकता है कि 10 के 10 पूरे के पूरे 100% पास हो जाएंगे विथ
80% marks, or maybe position कि some are in 80%, some are in 81%, some are in 79%. तो ये पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी, या ये भी हो सकता था कि इसमें से केवल 8 बच्चे पास होते, 2% फेल होते। तो उसने कहा कि ये जो स्ट्राइकोमेट्रिक हम ऊपर पावर के शो करते हैं, अगर ये हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा से फाइंड आउट कराई जाती है, तब जो रेट इक्वेशन फॉर्म होता है इसको कहा जाता है रेट लॉ। क्लियर? तो यहाँ पर जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो ये आ गया रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के a to the power x and b to the power y. This x and y may or may not be equal to given stoichiometric factors. Is it clear? यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? अब अगर बच्चे आपकी ये बात समझ में आ गई कि इट्स ओनली अ एक्सपेरिमेंटल डेटा, और यहाँ पर जो मैंने इस के को लिया, दिस के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, दिस के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, velocity constant, and this expression is called rate law expression और रेट लॉ। तो अब आपका रेट लॉ का स्टेटमेंट क्या बन के आया, इसको आप कैसे इस इक्वेशन को थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे कि रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन which express the rate of reaction in terms of molar concentration of reactant with each term raised to some power. उसने कहीं नहीं लिखा कि सेम पावर, उसने कहा raised to the some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient. Is it clear? और अब हमको यहाँ से अगर रेट कांस्टेंट की डिफिनीशन निकालनी हो तो आप क्या कर लोगे कि अगर if concentration of A equal to concentration of B equal to 1 moles per liter, क्योंकि आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो बच्चा, तब हमारा रेट किसके बराबर आ जाएगा, तब यहाँ पर अगर ये दोनों यूनिट 1 हो गई तो रेट इज इक्वल टू आ गया के, यानी वो स्टेज जब रेट इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट के, जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी. Is it clear? So rate constant may be defined as a rate of reaction when the molar concentration of each reactant is taken as unity. So the rate constant is also called a specific reaction
आई थिंक यहाँ तक बात आप लोगों के क्लियर हो गई। अब जब आपने रेट लॉ इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया, ठीक, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में, जिसे मैंने आपको क्लियर किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा रेट लॉ पर बेस्ड होगा और जो लॉ ऑफ मास एक्शन होगा वो हमेशा सिंपल स्टाइकोमेट्रिक फैक्टर, जो कि आपको रिएक्शन में एक बैलेंस इक्वेशन में शो की जाएगी। यानी अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की बात आपने करी थी, लॉ ऑफ मास एक्शन ये हो गया था रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के a to the power a and b to the power b. But when it is considered according to the rate law, तब हमारा रेट आएगा कांस्टेंट के a to the power x and b to the power y। फिर मैंने वही बात आपको कही कि ये एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में ऑब्जर्व किया गया इक्वेशन था, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन केवल थ्योरेटिकली जो बैलेंस इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट किया गया फॉर्म था। इज इट क्लियर? और अगर ये दोनों बात क्लियर हो जाएंगी बच्चा, तभी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आएगा। बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पावर सम ऑफ powers या sum of the exponents in which the molar concentration in the rate law equation are raised to express। तो sum of powers or exponents in which molar concentration इन द रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन में ये जो पावर्स आपको शो किए गए हैं, इन पावर्स का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर? हमेशा थ्योरी में लिखते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि रेट लॉ इक्वेशन की पावर्स का सम, ना कि लॉ ऑफ मास एक्शन के पावर्स का सम। इज इट क्लियर? अब जैसे एक सिंपल सी इक्वेशन हम लोग करके देखें कि अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास एटलीस्ट 3 तरीके का तो हम स्टडी करते हैं। वन इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर, अनदर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, second one is second order reaction, and last एक हम पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा सा वर्ड है, pseudo first order reaction। ये हमारे कोर्स में सीबीएसई के हैं, जिसमें कि हमें एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स भी करने के लिए आएंगे इस फॉर्म में। तो यहाँ पर जब हम रेट की बात करते हैं तो रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, जो हम लोग ने आपको पिछली ही क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब इन ज़ीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनका मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है तो वो ज़ीरो ऑर्डर, अगर केवल ओनली वन रिएक्टेंट इज चेंज इनटू द अनदर फॉर्म दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर, अगर 2 कंसंट्रेशन का चेंज होता है तो सेकेंड ऑर्डर, और स्यूडो मतलब होता है झूठा, फील कराएगा कुछ और होगा कुछ। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर जो दिखाएगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर ऐसे इक्वेशन की मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होंगे। ये बेटा जैसे जैसे हम लोग एक एक हेडिंग की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता चला जाएगा। और इसी के बेस पर हम पहले आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स कैसे निकाली जाती हैं ये भी सीख लीजिए। कि आपने कहा कि ऑर्डर क्या था, कंसंट्रेशन की पावर्स,
कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बच्चा? मोल्स पर लीटर। अब अगर आप देखिए कि आपको निकालनी हो जीरो ऑर्डर की, ठीक, तो आपने यहाँ पे पहली हेडिंग कर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम यूनिट निकाल दें, ये आ जाएगी। आप क्या निकालते हो? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू, क्योंकि ये हो गया के, और तब आप कंसंट्रेशन निकालते हो। एम आई राइट? ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए रेट की यूनिट क्या आ गई? ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, किसी पर की पावर ज़ीरो ज़ीरो ले लिया तो 1 हो गई। तो ये हो गया कि रेट इज इक्वल टू के, यानी ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट, ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, रेट कांस्टेंट क्या है? के। किसके बराबर आ गई? रेट के। रेट क्या होता है? रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, और कंसंट्रेशन की यूनिट हो गई थी मोल्स पर लीटर। सो रेट की यूनिट यहाँ पर आ गई मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। एम आई राइट? तो यहाँ पर आप रेट की यूनिट क्या रख दोगे? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई मोल्स पर लीटर सेकेंड। क्लियर ऑल ऑफ यू? सेम ऐसे ही अगर आप प्रोसीड कर दें फर्स्ट ऑर्डर, तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपसे क्या कहा कि केवल एक कंसंट्रेशन का चेंज होगा। जब एक का चेंज होगा तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन आ गई रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के और केवल एक कंटेंट, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो केवल एक ही रिएक्शन का कंसंट्रेशन चेंज हुआ। तो अब आपने के की यूनिट अगर निकाली तो रेट की यूनिट क्या है हमारे पास? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कांस्टेंट के, और कंसंट्रेशन की आती है मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर से मोल्स पर लीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? के की यूनिट सेकेंड माइनस 1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड माइनस 1। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आप सेकेंड ऑर्डर के लिए एक बार चेक करके देखिए क्या आएगी आपकी। या तो आपके अंदर कैपेबिलिटी हो कि आप उसको रट रटा करके अपना काम करें, और नहीं तो उसको रटने से पहले थोड़ा सा समझ लेंगे तो कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। तो अगर आपने सेकेंड ऑर्डर की निकाल ली बेटा, सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि टू कंसंट्रेशंस आर चेंज, यानी रिएक्टेंट के दो कंसंट्रेशन चेंज हो रहे हैं। सो ये आ जाएगा रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के, ये ए और ये भी ए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो कंसंट्रेशन की यूनिट तो सेम हो जाएगी। तो यहाँ आ गया मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कांस्टेंट के, यहाँ आ गया मोल्स पर लीटर इस कंसंट्रेशन की, और इस कंसंट्रेशन की भी मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर से मोल्स पर लीटर आपने कैंसिल किया। अब आपके पास क्या बचा? के। ठीक, ये के आपके पास ऊपर था, के था, मोल्स था, और ये वाला सेकेंड भी इसी के साथ आ गया, और यहाँ बचा इक्वल टू लीटर के। तो के की यूनिट आ गई मोल माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 और इनटू लीटर। और अगर हम इसको इन जनरल निकाल दें कि रेट कांस्टेंट अगर x और y के टर्म्स में निकाल दें, तो मान लीजिए n मोल्स ऑफ A थे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। यहाँ पर हमने माना कि रेट इज इक्वल टू आ गया के a टू द पावर n मोल्स के। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रेट अपॉन a टू द पावर n। रेट की यूनिट मोल्स पर लीटर है ना, रेट की यूनिट आई मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन की आ गई मोल्स पर लीटर। तो मोल से मोल कटा, इससे ये कटा, लेकिन ये याद रखिएगा यहाँ पर इसकी पावर n थी। ठीक, जब आपने इसको
सिंपल कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकालिए ताकि कैंसिल करने वाला झंझट ना रहे कि अगर हमने इसको डायमेंशंस को निकाला तो ये रेट कहा गया कंसंट्रेशन अपॉन टाइम और ये हो गया कंसंट्रेशन की पावर n। ये उसको ऊपर ले जाइए तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन 1 माइनस n और t की पावर -1। तो इन जनरल अगर आप ये देखिए और अगर हम 1 बाय 1 फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की बात करें तब हमारे पास वो nth ऑर्डर तक का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आपको यूनिट निकालनी समझ में आ गई। अब आप इसके एक एक न्यूमेरिकल को, एक आध फैक्टर्स को ज़रा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में देख लीजिए। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर चूँकि आप कंसंट्रेशन ले रहे हैं, इसका मतलब लिक्विड स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर गैसियस रिएक्शन हो जाए, अगर इक्वेशन इज गैसियस रिएक्शन हो जाएगी, तब यहाँ पर कंसंट्रेशन को हम रिप्लेस किससे कर देते हैं? एटमॉस्फेयर से। तब हमारी यूनिट ज़ीरो ऑर्डर की क्या आ जाएगी? ज़ीरो ऑर्डर की वहाँ क्या आई थी? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ आ जाएगी एटमॉस्फेयर सेकेंड -1। फर्स्ट ऑर्डर की सेकेंड -1 सेकेंड ऑर्डर की एटमॉस्फेयर -1 सेकेंड -1 और nth ऑर्डर की जो हमने यहाँ पर निकाल के दिखाई आपको, इसमें आ जाएगी एटमॉस्फेयर 1 माइनस n और सेकेंड -1। क्लियर? तो इसका मतलब हमारे पास क्लियर हो गया कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, क्योंकि सारी यूनिट आप किसकी निकाल रहे हो? ये रेट कांस्टेंट की। तो हमारी ये रेट कांस्टेंट कहाँ कहाँ डिपेंड हो गई? केवल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। इट्स अ सब्सटेंस which is used to change, to alter the rate of reaction, and it cannot take part in a chemical reaction. It only change the concentration of the reactant or product. तो अब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एक दो क्वेश्चंस जो कि आपके यहाँ बहुत सिंपल वे में भी पूछे जाएंगे उसको करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन है 2N2O5 गिविंग आउट 4NO2 plus O2. The rate constant for this reaction is, यानी K की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁻⁻5 सेकेंड -1। देखो बेटा, इसकी यूनिट अगर सेकेंड -1 दी गई है, इसका मतलब ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही यूनिट की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट आती थी वो सेकेंड -1 आती थी। if the rate is, अगर rate is 2.40 into 10⁻⁻5 moles per liter per second, then the initial concentration of N2O5 कैलकुलेट करना है इन मोल्स पर लीटर। क्लियर? अब आप इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन या आंसर होगा
कि वी नो रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के, और चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब केवल एक ही कंसंट्रेशन लोगे, N2O5 का होल 2 नहीं लोगे। बस इस इक्वेशन में यही समझने वाली बात है कि अगर एक बच्चा इस इक्वेशन को देख के रेट का इक्वेशन लिखता तो N2O5 लिखता, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तभी कैलकुलेट होती है जब हमको एक्सपेरिमेंटल डेटा पता हो। तो यहाँ पर उन्होंने कहीं आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा में ये क्लियर नहीं किया कि ये क्या था, लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट ही इसकी पहचान थी कि ये किस कैटेगरी का इक्वेशन है। और जब ये सेकेंड -1 था इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर था। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर था तो केवल एक कंसंट्रेशन ही चेंज होगा। क्लियर? तो यहाँ पे उसने कहा इनिशियल हमारे पास था 2.4 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो 3 इंटू 10⁻⁻5, और ये था कंसंट्रेशन N2O5। तो N2O5 का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आ गया 2.40 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर? तो -5 से तो -5 सीधा सीधा कट गया, 3 8 24। तो आंसर आ गया 0.8 मोल्स पर लीटर। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया कि किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए इसी से रिलेटेड। उसने कहा फॉर अ रिएक्शन गिवन है हमारे पास 3A गिविंग आउट प्रोडक्ट, इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल। उसने कहा मामने जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डबल किया, चलिए डबल कर दिया। इफ द कंसंट्रेशन A इज इंक्रीज 4 टाइम, A 4 टाइम इंक्रीज कर दिया। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल इक्वेशन हम लोग क्या निकालते बच्चा, रेट इज इक्वल टू आता K A⁻n, क्योंकि जब तक ये n का डेटा हमें एक्सपेरिमेंटली नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसने कहा दो कंडीशन, इफ concentration of reactant is equal to A, तब मान लीजिए इसका रेट R1। क्लियर? और अगर if concentration of reactant इक्वल टू, क्या लिखा आपने कि 4 टाइम्स, अगर कंसंट्रेशन 4A कर दें तब हमारा रेट 2R1, क्योंकि तब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है। क्लियर? दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, एक ये और एक ये, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो R1 इज इक्वल टू आ गया, R1 इज इक्वल टू आ गया पहले केस में K A⁻n, और दूसरे इक्वेशन में आ गया R1, इसको भी हमने R1 के फॉर्म में लिया, इसका ये डबल हो जा रहा है 2R1 इक्वल टू द K, कंसंट्रेशन 4A हो जा रहा है, और इसको भी हमने n निकाले तभी हमारी n की वैल्यू निकलेगी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर ले बच्चा पार्टी। तो R1 से ये कटा, इससे ये कटा, तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/4 की पावर n। इसको भी 2 की पावर में अगर हम सॉल्व कर लें तो n की वैल्यू आ गई 1/। क्लियर? जब n की वैल्यू यहाँ आ गई, आप इसको यहाँ पे रख कर के अपनी रेट इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर बच्चे? तो ये हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के वो सिंपल क्वेश्चन थे जिसे कि हम केवल थ्योरेटिकली या गिवन क्वेश्चन की वैल्यू से ही आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम इसको नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद मूव करेंगे 1 बाय 1 इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए। तो पहले हम लोग यहाँ तक के सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में या जो भी आपके पास बुक है
उससे आप इन सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं. क्लियर ऑल ऑफ यू?